नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। आम आदमी पार्टी की वादों की बरसात और उसके साथ साथ कांग्रेस ने जो उसको मैच करने के लिए दिल्ली की लड़ाई में अपने तरकश से तीर अब निकाले हैं, उसमें अब भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूरी में, जिसको वो रेवड़ी कहा करते थे, उसका अब इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक जो खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक 300 यूनिट की फ्री बिजली, यानी कि अरविंद केजरीवाल 200 देंगे तो हम 300, गुरुद्वारे और मंदिरों के लिए 500 यूनिट फ्री बिजली। महाराष्ट्र की तरह लाडली बहन योजना का भी ऐलान हो सकता है। आपको याद दिला दें, अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपए और वहीं कांग्रेस ने 2500 रुपए देने का महिलाओं को वादा किया है। तो बीजेपी भी इस पूरी रेस में पिछड़ना नहीं चाहती है। कल तक जो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के जो स्कीम्स को रेवड़ी के नाम से दिल्ली में पुकारा जा रहा था, अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी उसी ढर्रे पर योजनाएं अपनी जो है उनका ऐलान करने वाली है। चलिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। झुग्गी वालों के साथ बड़ा कार्यक्रम करेगी भारतीय जनता पार्टी, यानी कि जो झुग्गी बस्ती, जो इलीगल कॉलोनीज है, उसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम करना चाहती है बीजेपी। 11 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। 3000 झुग्गी बस्ती वालों को संबोधित करेंगे। सभी झुग्गी बस्तियों के प्रधानों को न्योता भेजा गया है। बीजेपी इस दिन बड़े ऐलान भी कर सकती है। ये जो वोट बैंक देखा जाता है अरविंद केजरीवाल का, जो बिल्कुल सशक्त तौर पर अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा हुआ है, इसमें सेंध लगाने की बीजेपी की इस पूरे आयोजन से कोशिश जरूर होगी। रवीश हमारे सहयोगी सिर्फ हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रवीश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा समझने के लिए दो बातें। एक तो ये फ्री बिजली का जो जिस तरीके से बात हो रही है, रेवड़ी जो कल तक थी, वो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मजबूरी बनती जा रही है। देखिए, बिल्कुल मजबूरी बनती जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस लोकसभा चुनाव में 56% वोट मिलता है, आखिर वो विधानसभा चुनाव में कैसे वो 34-35% वोट में सिमट जाती है। 2020 में भाजपा ने यही गलती की थी कि राष्ट्रीय मुद्दों पर, जब भाजपा के प्रभारी उस वक्त हुआ करते थे प्रकाश जावड़ेकर, एक बार पूछा गया उनसे कि आप बिजली पानी के ऊपर में कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आप फ्री बिजली पानी अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम राष्ट्रीय मुद्दों पर दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं। और हश्र वही हुआ कि उनको 8 सीटों में सिमट जाना पड़ा। इसी गलतियों से सबक सीखा है कहीं ना कहीं बीजेपी ने, और इस बार अब बीजेपी ने और प्रधानमंत्री ने अपनी दूसरी रैली में ये कह दिया था कि जितनी योजनाएं चल रही हैं अरविंद केजरीवाल की, वो सारी योजनाएं चलती रहेंगी उसी तरीके से। संकेत साफ था कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बिजली और पानी फ्री दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आगे बढ़कर बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो जो झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ में है, वो उन गरीबों के साथ में है जिन्हें 200 यूनिट का फ़ायदा मिलता है, पानी फ्री होने का फ़ायदा मिलता है। तो इसी के वजह से बीजेपी को ये अब लाना पड़ेगा, अपने संकल्प पत्र में लाएगी वो कि 200 की जगह वो 300 यूनिट जो बिजली है उसको वो फ्री करेंगे। साथ में जैसा कि आपको पता है कि मंदिर और जो पुजारियों के ऊपर में कई सारी पॉलिटिक्स चल रही है। 18,000 रुपये उनकी तनख्वाह देने की घोषणा पहले ही आम आदमी पार्टी कर चुकी है। उसी तर्ज पर अब जो है वो बीजेपी भी कह रही है कि हम जो गुरुद्वारे हैं और जो मंदिर हैं उनको हम 500 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। आप देखिएगा कि लाडली बहना योजना, जिसकी बहुत पहले से हम लोग बात करते आए हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जीत के एक फार्मूले के तौर पर बीजेपी ने अपनाया और फिर इन प्रदेशों में जीत हासिल की, तो लाडली बहना योजना के तहत आप देखिएगा कि 2100 रुपये का जो सम्मान निधि है उसकी भी घोषणा, उसकी भी बात संकल्प पत्र में होगी और उसका भी वायदा बीजेपी करेगी। ऐसे तमाम सारे वादे, जहां झुग्गी वहीं मकान का जो वादा है वो भी बीजेपी पूरा करेगी और ये दिखाएगी कि किस तरीके से द्वारका में उन्होंने 1675 फ्लैट्स की चाबी सौंपी है झुग्गी वालों को। तो ये वायदे जरूर बीजेपी कर रही है और बीजेपी का साफ तौर पर ये मानना है कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व का कि अगर दिल्ली में इस तरीके के वो वायदे नहीं करेंगे तो 2 बार से लगातार 3 बार से हार हो रही है। पिछले 27 साल से दिल्ली की गद्दी से बीजेपी दूर है, तो ऐसे में ये सारे वायदे करने पड़ रहे हैं। और आप देखिए, तीनों ही पार्टी एक के बाद एक वादे करके वोटरों को लुभाने में जुटी है। एक के बाद एक वोटरों को लुभाने में जुटी हुई है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी।
और कोशिश होगी कि अरविंद केजरीवाल का जो कोर वोट बैंक है उसमें अमित शाह जिस तरीके से कार्यक्रम में शिरकत करेंगे उसमें थोड़ी सेंधमारी ज़रूर की जाए। हमारे साथ बने रहिएगा रवीश। लेकिन दिल्ली के चुनाव की जो लड़ाई है वो अब जाति तक पहुंच आई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने को लेकर चिट्ठी लिखी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के जाट समाज से धोखा किया है। दिल्ली में ओबीसी दर्जा प्राप्त जाटों और सभी अन्य जातियों को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाए। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने जाट समुदाय से किया एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। दिल्ली में करीब 4% वोट जो है वो जाटों के हैं और इस चुनाव में काफी अहम जाटों के वोट हो सकते हैं क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल झेल रहे हैं। तो जरा सुन लेते हैं इस पर, बीजेपी का पलटवार भी आपको सुनाएंगे। ओबीसी लिस्ट में, दिल्ली सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है। केंद्र सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं तो उसमें दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो हमारा निवेदन है कि जो धोखा 10 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जाट समाज को देती आ रही है वो धोखा देना बंद करें, अपने पुराने वादे पूरे करें। और अगर पूरे नहीं करेंगे तो आज केजरीवाल दिल्ली के पूरे जाट समाज को ये वादा कर रहा है कि मैं आपके लिए संघर्ष करूंगा और मैं केंद्र सरकार से करवा के लेके आऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए जो मर्जी करना पड़े। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो ये कहते थे कि दिल्ली के गांव के लोगों से बदबू आती है। आज इन्होंने जाटों को याद किया। जाटों को इसलिए याद किया क्योंकि इन्होंने अगर जाटों के लिए कोई भी काम किया होता तो आज इनको चुनाव से ठीक 25 दिन पहले जाटों की याद नहीं आती। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि आप जो ये जाट भाई जब अपने गांव में खेती करते थे तो उनके यहां पर बड़े बड़े मोटे मोटे बिजली के बिल आते थे। आप जो फ्री बिजली की बात करते हैं, आपने गांव देहात में खेती की जमीन पर बिजली का बिल क्यों नहीं माफ किया? चलिए सीधे चलते हैं, मेरे सहयोगी रवीश और अश्विन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विन, अरविंद केजरीवाल को हरियाणा के चुनाव में जिस तरीके का समर्थन जाटों से जितना वो चाह रहे थे मिला तो है नहीं, तो दिल्ली के जाटों से क्या उम्मीद कर बैठे हैं अरविंद केजरीवाल? दरअसल जाट की उम्मीद इसलिए भी है ना क्योंकि प्रवेश वर्मा उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक बड़ा मजबूत नेता है, जाटों के बड़े नेता रहे, उनके पिता भी मुख्यमंत्री रहे, तो कहीं ना कहीं वो एक वोट बैंक उस साधने की कोशिश करना चाहते हैं। साथ ही कैलाश गहलोत जो पूर्व में जाट के नेता थे, आम आदमी पार्टी के बड़े मंत्री भी थे, वो छोड़ के बीजेपी में चले गए। तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो खसकने का डर है, इसलिए उन्होंने आज बड़ा आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप 10 सालों से बात कर चुके हैं, 6 बार आपने आश्वासन दिया है, 3 बार प्रधानमंत्री ने, 3 बार खुद गृह मंत्री ने अलग अलग मौके पर जाट नेताओं से मिले हैं दिल्ली के, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनको केंद्र की जो ओबीसी लिस्ट है उसमें शामिल कराएंगे, लेकिन आश्वासन के बाद भी शामिल नहीं किया गया। तो वो कह रहे हैं कि आप वादे करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते, लेकिन केजरीवाल जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस बार जाट भाई हमारा साथ दें क्योंकि हमने उनके लिए कई योजनाएं लेके आए हैं, और अगर वो इस बार भी साथ देंगे तो हम किसी भी कीमत पर केंद्र सरकार से इसको जो ओबीसी लिस्ट में शामिल करवाएंगे, क्योंकि जो पड़ोसी राज्य है, जो राजस्थान है, वहाँ के जाटों को दिल्ली में आरक्षण का फायदा मिलता है, लेकिन जो दिल्ली का आरक्षण है उनको केंद्र की योजनाओं में, केंद्र की संस्थाओं के जरिए आरक्षण नहीं मिल पाता। तो ये एक बड़ा उन पर आरोप है बीजेपी पर, क्योंकि खुद पीएम और गृह मंत्री का उन्होंने नाम लिया कि कई बार वो मिल चुके हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि दिल्ली चुनाव नजदीक है और हर जाति धर्म का वोट बैंक बढ़ गया है। रवीश, करीब 4% रफली वोट शेयर है जाटों का दिल्ली के, अगर देखा जाए पूरे चुनाव में। तो जहां बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो अरविंद केजरीवाल का झुग्गी बस्ती वोट है उसको अपनी तरफ खींचे, अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि थोड़ा वोट परसेंटेज कम होगा, तो वहां पर बीजेपी के जाट वोट पर, जो क्योंकि अभी हमने साहिब सिंह वर्मा के बाद से हमने देखा है कि किस तरीके से जाट अक्सर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करते हैं, तो उसमें थोड़ी सेंधमारी की जाए, काउंटर सेंधमारी चल रही है।
देखिए अंकित, 2020 के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा ऐसी सीटें हैं बाहरी दिल्ली की, खास तौर पर जहां पर जाट बहुल सीटें मानी जाती है, जहां पर जाट मतदाता निर्णायक भूमिका में है। और उसमें से ज्यादातर जो सीटें हैं वो अरविंद केजरीवाल ने जीती थी। यानी कैलाश गहलोत जो है वो जाटों के एक बड़े नेता के तौर पर उभरे थे, यही वजह है कि उनको मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन इस बार इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उनका जो जाट मतदाता भी है वो भी खिसक रहा है, क्योंकि ट्रेंड ये देखा गया है कि लोकसभा में जाट भले ही नरेंद्र मोदी को वोट करता हो, लेकिन विधानसभा में अगर बाहरी दिल्ली की बात करें तो 2 सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी ने जीत ली थी। तो ऐसे में एक बड़ा जो खतरा था अरविंद केजरीवाल के लिए, तो इसी के वजह से इस इशू को उठाया गया ताकि जो जाट मतदाता हैं खासतौर पर बाहरी दिल्ली के इलाके में, वहां पर जाट मतदाताओं के बीच में अपना जनाधार जो है वो बढ़ाया जाए। लेकिन मेरे ख्याल से अब दिल्ली के जाटों के भीतर आरक्षण उस तरीके का कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अभी मैं जी बाहरी दिल्ली में ही हूँ, तमाम सारे लोगों से मेरी बात हुई है, तो उनकी मूलभूत जो जरूरतें हैं वो एक ज्यादा बड़ा मुद्दा है, ना कि इस वक्त आरक्षण और उनको कोई उस तरीके से रियायत चाहिए। उनका ये कहना है कि अगर आप आधारभूत ढांचा दे देते हैं बाहरी दिल्ली के गाँव में लोगों को, तो वो एक बेहतर उनके लिए विकल्प है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाटों पर जिस तरीके की राजनीति इस वक्त देखने को मिल रही है, दिल्ली के चुनाव से पहले हर तरह के जाति समीकरण, हर तरह के समीकरण को साधती हुई पॉलिटिकल पार्टी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। दिल्ली में तो चुनाव हो रहा है, उसकी गर्मी का कारण इंडिया गठबंधन कैसे पिघलता जा रहा है उसका एक और नमूना आज सामने आया है। इंडिया गठबंधन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने 2 टूक बातें कही हैं। उन्होंने कहा दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में मुकाबला है, केजरीवाल को समर्थन करने वाले दलों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये लगातार जिस तरीके से हमने देखा है कि एक तरफ ममता बनर्जी, वहीं अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के पीछे दिल्ली में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी चुनौती के तौर पर इस वक्त पूरा मामला बनता दिख रहा है। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो हमें समर्थन दे रहे हैं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। मैंने इसमें मीडिया में ही देखा है कि शायद ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जो हमें समर्थन दे रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में खींचतार पर मनीष सिसोदिया ने भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा लोकसभा विधानसभा की अलग अलग रणनीति होती है, लोग लोकसभा विधानसभा का फर्क समझते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन था, इसका कोई नुकसान आप लोगों को होगा सर? इस बार अलग अलग आप लोग नहीं, लोग समझते हैं कि वो नेशनल इलेक्शन था, उस वक्त अलग रणनीति थी, ये दिल्ली का इलेक्शन है, यहाँ अलग रणनीति है, लोगों को साफ दिखता है। कांग्रेस के प्रभारी अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। नहीं, आम आदमी पार्टी से जिसको जो मुकाबला मानना है मान ले। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, केजरीवाल जी दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री बन के जो काम उन्होंने किए उनको आगे बढ़ाने वाले हैं, और जो नई घोषणाएं उन्होंने की हैं वो चाहे 2100 रुपये हर बहन को देने की हो, या पुजारियों को 18,000 रुपये, ग्रंथियों को 18,000 रुपये देने की हो, या बुजुर्गों के इलाज की हो, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, उन सब योजनाओं पर भी काम करेंगे और इन पर भी काम। वहीं इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी टीएमसी के बाद अब शिवसेना ने भी अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया है। तो इस पर शिवसेना के नेता क्या कह रहे हैं और कांग्रेस का इस पर रिएक्शन क्या है वो भी सुन लीजिए। दिल्ली सरकार ने, यानी केजरीवाल सरकार ने जो काम किया है पिछले 10 सालों से हो, या उन्होंने जो स्कूलों के बारे में हो, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, काफ़ी अच्छा काम किया है। पूरी दुनिया में उनकी बातें अच्छी होती रहती है, और अगर दिल्ली वासियों की सेवा करनी हो तो फिर एक बार केजरीवाल सरकार जरूरी है वहाँ। जहाँ तक सपा की बात है, तृणमूल की बात है, उनका दिल्ली में कोई बहुत ज़्यादा वजूद नहीं है। जब कभी होगा वो अपना लड़ेंगे। और एक तो देखिए, बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बाकी स्थानीय दल हैं वो ठीक है, हम लोग बड़ी लड़ाई में एक साथ हैं, लेकिन जब राज्यों की चुनाव की बात आती है तो सबको ये लगता है कि अगर कांग्रेस बढ़ेगी तो हो सकता है उनका अपना अपना वर्चस्व अपने अपने राज्यों में कम हो। तो स्थानीय कारणों से कई बार ये पार्टियां एक दूसरे का समर्थन करती हैं, और उन राज्यों में जहां कांग्रेस शक्तिशाली रूप से अपनी वापसी कर रही हो, वहां हो सकता है ये आपस में एक दूसरे के साथ गठबंधन करते हो। चलिए, वहीं बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे रहे दलों पर भी निशाना कसा है।
मनोज जी, एक बात बताइए, जब संसद का सत्र चल रहा था उस दौरान भी हमने कई मुद्दों पर इंडिया ब्लॉक को अलग थलग देखा था। कई पार्टीज अपना स्टैंड लेती थी, कांग्रेस अलग पड़ जाती थी। कल अरविंद केजरीवाल ने बोला कि तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमें समर्थन कर रही है। कांग्रेस फिर से अलग पड़ चुकी है दिल्ली के चुनावों में। आपको लगता है कि पूरी तरीके से टूट चुके हैं? तो मेरा मानना है ये लोग कभी भी एक दिल से एक नहीं थे। ये सभी लोग सिर्फ अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, बचाने के लिए ही एक दिखते रहे हैं। वरना किस राज्य में कौन किसके साथ है? क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस के साथ थी? नहीं थी। क्या साउथ में समाजवादी पार्टी के साथ डीएमके थी? नहीं थी। ये सब, हमारा देश बहुत बड़ा है और उसका ये सब फायदा लेते हैं। ये दिल्ली में खाली हाथ में हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं। इसलिए आपको बताऊं कि ये भ्रष्टाचारियों का एक जमावड़ा है जिसका नाम इन्होंने इंडी ब्लॉक रखा, क्योंकि आजकल इंडिया का मान बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया इंडिया के नाम से कहती है, इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है। तो उस नाम को लेकर के अपनी यूपीए के दाग को धोने की कोशिश की। आप पूरा देख लीजिए, यही अरविंद केजरीवाल इस कांग्रेस को मतलब भ्रष्टाचारियों की सरदार बताती थी। सर, आप इसको किस तरीके से एनालाइज करेंगे? भविष्य क्या होने वाला है इंडिया ब्लॉक का? क्योंकि कांग्रेस को खुद ही नकार दिया है बाकी की पार्टीज ने, वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, कहते हैं कि हम एक तो इनको इंडिया ब्लॉक न कहा जाए, ये इंडी कहो। ये इंडी ब्लॉक हैं और ये जो है इसका दूसरा अर्थ भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। देश की जनता उनको रुखसत करेगी। मेरे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, ऐसा लगता जा रहा है कि कम से कम दिल्ली चुनाव जो है वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल का इम्तिहान नहीं है, पूरे इंडिया ब्लॉक का इम्तिहान बनता जा रहा है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं अगर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो इसे ख़त्म कर देना चाहिए, वरना इसकी जल्द बैठक बुला के तय करें कि इस ब्लॉक को करना क्या है। सब अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, कांग्रेस को कोई समर्थन नहीं देता दिखाई पड़ रहा है। तो कांग्रेस क्यों अलग थलग पड़ गई है और भविष्य क्या है इंडिया ब्लॉक का? नहीं, देखिए अंकित, ये इंडिया ब्लॉक से ज़्यादा मुझे अब लगता है कि कांग्रेस के लिए इम्तिहान का विषय बनता जा रहा है। और एक देखिए चौंकाने वाली बात देखिए, जो कांग्रेस के लिए ज़्यादा चिंता करने वाली बात है कि जो भी पार्टी है, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, शिवसेना हो, किसी इनमें से किसी पार्टी का दिल्ली में कोई विशेष जनाधार नहीं है। अगर वो अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस को समर्थन नहीं भी देते तो कोई सेहत पर फर्क पड़ने वाला नहीं था, न तो आम आदमी पार्टी पर न तो कांग्रेस पर। लिहाजा वो चुप भी रह सकते थे, कोई लेना देना नहीं है उनका दिल्ली इलेक्शन से। लेकिन उन्होंने फिर भी आम आदमी पार्टी का समर्थन देकर कांग्रेस के लिए एक तरीके से कांग्रेस को एक तरह से झटका दिया। और इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस के लिए बहुत चिंता की बात हो गई है कि एक एक करके जितनी भी पार्टियां हैं वो अब आम आदमी पार्टी के साथ आ रही हैं। इसका मतलब वो कांग्रेस के खिलाफ है, क्योंकि कांग्रेस तो यहाँ आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। तो इंडिया गठबंधन में का भविष्य अभी क्या होगा वो तो हम लोग लगातार पिछले कई चुनावों में देख चुके हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो। लोकसभा चुनाव को छोड़कर उसमें भी पूरी तरह से तो एकता नहीं थी, लेकिन उसमें कमों पे एकता रही थी। किसी भी राज्य में इंडिया गठबंधन के भीतर एकता देखने को नहीं मिली थी। लेकिन अब दिल्ली में चूंकि बिल्कुल एक तरह से आर-पार की स्थिति बन रही है। अब जबकि प्रशांत, आपका जो ऑडियो है उसमें थोड़ी परेशानी है, उसको ज़रा ठीक करते हैं और फिर आपसे दोबारा बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं नई दिल्ली विधानसभा सीट पर दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों की सियासी लड़ाई पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा है। अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित सियासी टक्कर दे रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा से हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। हर जगह 2100 रुपए और बिजली फ्री, उन लोगों में कुछ ज्यादा ही उत्साह है। ये दिल्ली का दिल है। भारत की सत्ता का केंद्र, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत सत्ता के गलियारों के ताकतवर लोग जहां के मतदाता हैं, उसका नाम नई दिल्ली विधानसभा है।
बीते 27 साल से यही सीट दिल्ली को मुख्यमंत्री देती रही है। 1998 शीला दीक्षित यहां से जीती। नई दिल्ली विधानसभा पर ये 3 बार यानी 2013 तक विधायक रहीं। फिर 2013 में अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया और लगातार 3 बार से वो विधायक हैं। लेकिन इस बार नई दिल्ली विधानसभा पर दिलचस्प सियासी मुकाबला है। 3 बार के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल के सामने मां शीला दीक्षित की हार का बदला लेने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा भी केजरीवाल के खिलाफ मजबूती से सियासी मैदान में डटे हैं। लेकिन नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल के जीत का रिकॉर्ड अब तक अव्वल रहा है। 2013 में अरविंद केजरीवाल ने करीब 26,000 वोटों से शीला दीक्षित को हराया। 2015 में 30,000 से ज्यादा मतों से बीजेपी की नूपुर शर्मा को हराया और तीसरी बार यानी 2020 में जीत का अंतर 20,000 वोटों का रहा। लेकिन इस बार केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। बीजेपी बुरी तरह से दिल्ली का चुनाव हार रही है और वो साम दाम दंड भेद करके सारे हथकंडे अपना रही है। खुलेआम वोट खरीदे जा रहे हैं। देश ने इतनी बेशर्मी और इतना नंगापन 75 साल में नहीं देखा था कि सारे टीवी चैनल्स के ऊपर चल रहा है। उनका नेता आके कबूल कर रहा है कि हाँ मैं पैसे बांट रहा हूं, करना है जो कर लो, और पैसे बांट के वोट खरीदे जा रहे हैं। जो लोग बाहर आ रहे हैं पैसे लेके वो यही कह रहे हैं जी पैसे दियो और बोले कमल पे वोट डालना। नई दिल्ली विधानसभा के 2 सियासी विरोधी जिनके बीच में काफी बड़ी सियासी दूरियां हैं, लेकिन वो हैं अड़ोसी और पड़ोसी। ये 5 फिरोज शाह रोड अरविंद केजरीवाल का घर और ठीक 100 मीटर की दूरी पर फिरोज शाह गोल चक्कर के कोने पर प्रवेश वर्मा का घर। तो आप सोचिए अड़ोसी पड़ोसियों के बीच में सियासी लड़ाई किस कदर तीखी है। नई दिल्ली में सांसद के तौर पर मिले इस बंगले से केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के पूर्व सांसद रहे प्रवेश वर्मा भी सियासी मोर्चेबंदी में जुटे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा की गिनती तेज तर्रार बीजेपी नेताओं में होती है। चुनावी घोषणा से पहले ही अपने स्तर पर लाडली बहना योजना लॉन्च करके वो आम आदमी पार्टी के निशाने पर हैं। यही वजह है कि उनके घर के अंदर और बाहर महिलाओं की भीड़ है। वो अपने घर के अंदर दिखाते कहते हैं कि मैं चोरी छिपे महिलाओं की मदद नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई यहाँ पे चोरी छुपे नहीं कर रहा कुछ भी। हाँ। ये देखिए यहाँ पे बहनें आई हुई हैं, है ना, यहाँ पे बहनें आई हुई हैं। तो ये मेरे पूरे क्षेत्र से जो हमने कहा कि जितनी भी लाडली माताएं बहनें हैं तो वो सबके मैं यहाँ पे कार्ड बनाऊंगा, उनको मासिक सहायता दूंगा और जो है हर महीने दूंगा 5 साल तक। ये मेरी संस्था की तरफ से मैं कर रहा हूँ। हमने स्कीम पास कराई संस्था में और मैं कर रहा हूँ। तो मेरा सारा जो पैसा है अकाउंटेड मनी है, मैं वहाँ से निकाल कर अगर इनकी कोई भी सहायता कर पा रहा हूँ तो मेरे को इस बात में खुशी है। और केजरीवाल को कोई अच्छा काम करने के लिए तो हमारी प्रशंसा करनी चाहिए और वो मुझको देशद्रोही बोलते हैं। नई दिल्ली विधानसभा चुनाव के तीसरे सियासी विरोधी संदीप दीक्षित हैं। संदीप दीक्षित घर घर संपर्क अभियान करके केजरीवाल की नाकामी और अपनी मां के काम को गिना रहे हैं। इसी आधार पर वो कह रहे हैं कि नई दिल्ली का मुकाबला अच्छा होगा। बीजेपी के वोटर को हम अच्छी दिल्ली का सपना दिखाकर और आम आदमी पार्टी वोटर को ये बताकर कि किस तरह तुमसे छलावा हुआ, किस तरह तुम्हारी दिल्ली बर्बाद की गई, किस तरह तुम्हारे वायदे कोई पूरे नहीं हुए, आओ हमारे साथ हम फिर से एक बेहतर दिल्ली बनाएं, हम इस स्लोगन से लेकर आए हैं। तो भाई सरकार में जो पार्टी होती है उसके प्रति एक रणनीति होती है, जो सरकार में नहीं है उसके प्रति एक रणनीति होती है। हम कोई आम आदमी पार्टी थोड़ी है कि हर जगह कांग्रेस पे हमला करें। लेकिन आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं उस जगह
जहां सारे सियासी दिग्गज माथा टेकते हैं। जी हां, आपने सही पहचाना, नई दिल्ली के भगवान वाल्मीकि मंदिर में। नई दिल्ली विधानसभा का शायद ही ऐसा कोई सियासी नेता होगा जिसने भगवान वाल्मीकि मंदिर में मत्था न टेका होगा। 2013 में अरविंद केजरीवाल ने अपने सियासी सफर की शुरुआत यहीं पर झाड़ू लगाकर की थी। 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने यहीं से की थी। भगवान वाल्मीकि मंदिर के सहारे नेताओं की आंखें दिल्ली की 12 सुरक्षित सीटों पर रहती हैं। इसके चलते दिल्ली में सत्ता किसी की भी हो, लेकिन वाल्मीकि मंदिर की अहमियत बढ़ती ही रही है। वाल्मीकि मंदिर के आसपास और दूसरी जगह के लोग सरकार के कामकाज पर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। उसने दिल्ली को कर्जदार बना दिया, दिल्ली पर कर्ज चढ़ाया है ये बोल के, झूठ बोल बोल के। केजरीवाल जी तो आएंगे नहीं, बहुत कुछ वादा करके दिया नहीं उन्होंने, सबको पता चल गया। वो उन्होंने 10 साल था तो लोगों ने टाइम दिया उनका, तो उन्होंने ज्यादा खास कुछ करा नहीं, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं करा। गरीब में हमारे बच्चे बैठे थाली ठल्लम हैं, उनको रोजगार भी चाहिए भाई। हमारे बच्चे बेरोजगार घूमते डूबने, काम धंधे नहीं है। एजुकेशन में जाके देखिए ना स्कूलों में क्या हाल हो रहा है, आतिशी जी से पूछिए जाके कितनी जगह पे क्या क्या कमियां निकाली उन्होंने। बीच में दिन के अंदर बसें नहीं होती हैं, आने जाने में लोगों को परेशानी होती है बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की, और पानी की समस्या बहुत ज़्यादा, गंदा पानी आता है, बहुत ज़्यादा कई परेशानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा है। नई दिल्ली विधानसभा का ज्यादातर हिस्सा वीवीआईपी क्षेत्र में आता है। इसके चलते यहाँ बिजली, पानी और साफ सफाई मुद्दा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद नई दिल्ली विधानसभा के नतीजों पर देश भर के लोगों की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सियासी घेराबंदी के लिए 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे यहां लगे हैं। नई दिल्ली से मोहम्मद मुरसलीन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने पहुंचे हैं परवेश वर्मा की, क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। करना चाहते हैं कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमसे मिलने के लिए वो तैयार हो गए। हमारे जो मोटे मोटे मुद्दे थे, एक था नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 15 दिसंबर के बाद से कल तक, यानी कि 8 जनवरी तक, 7 जनवरी तक 22 दिन में 5,500 वोट कटने के लिए आ गए हैं। टोटल वोट 1 लाख हैं नई दिल्ली विधानसभा में, और 5,500 मतलब 5.5% वोट कटने के लिए 22 दिन में, पिछले 22 दिन में आ गए हैं। उसके पहले नहीं आए थे इतने। तो जाहिर तौर पे ये वोट गड़बड़ हैं, ये एप्लीकेशंस गड़बड़ हैं। इलेक्शन, नीचे के इलेक्शन अधिकारियों ने जब इन पे सुनवाई की और उन लोगों को बुलाया गया जिन लोगों ने वोट, जिन लोगों के नाम से वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई थी, उन सारे लोगों ने जितने आए सब ने कहा हमने तो ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी है, हमारे नाम से फर्जी एप्लीकेशन दी गई है। सब ने, जितने आए 89 लोगों ने अप्लाई किया है 5,500 एप्लीकेशन के लिए। उन 89 में से 18 लोग आए इलेक्शन कमीशन, 18 के 18 लोगों ने कहा कि हमने एप्लीकेशन नहीं दी। इसका मतलब बहुत बड़े स्केल पे स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। दूसरा, हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए, 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये, 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। आज भी दिल्ली में सांस लेना मुश्किल है। तीनों पार्टियां इस बारे में क्या करने वाली हैं?
आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में कल रात टिकट काउंटर के पास भगदड़ मच गई। इस हादसे में एक महिला समेत 6 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। ट्रस्ट के एक सदस्य के मुताबिक टिकट के लिए 91 काउंटर्स खोले गए थे। काउंटर के पास 4000 से ज़्यादा श्रद्धालु लाइन में खड़े थे, इसलिए उन्हें बैरागी पटीरा पार्क में कतार लगाने के लिए कहा गया। आगे जाने की होड़ में अफरा तफरी मच गई और भागने के दौरान एक दूसरे के ऊपर लोग गिर गए। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने श्रद्धालुओं के निधन पर शोक जताया है और जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को राहत और बचाव का निर्देश दिया है। आज उन्होंने मौके पर जाकर हालात का जायजा भी लिया। देश भर से सैकड़ों श्रद्धालु कल से शुरू होने वाले 10 दिवसीय वैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए यहां पर आए। तिरुपति भगदड़ हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। पीएमओ की ओर से एक्स पर लिखा गया है कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगदड़ से दुखी हूं। अपने करीबियों को खोने वालों के साथ मेरी संवेदनाएं, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। आंध्र प्रदेश सरकार प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रही है। साल 2025 की पहली छमाही के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की रैंकिंग जारी हुई है। इसे प्रतिष्ठित संस्था हैनले एंड पार्टनर्स ने प्रकाशित किया है। यह इंडेक्स इस आधार पर पासपोर्ट को रैंक करता है कि उस पासपोर्ट को रखने वाला किस पूर्व वीज़ा के लिए कितने देशों में जा सकता है। तो इस रैंकिंग के आधार पर सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ताकतवर माना जाता है, जिसे रखने वाला दुनिया के 195 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकता है। इस मामले में पाकिस्तान की हालत बहुत दयनीय है। पाकिस्तान एक बार फिर सबसे कमज़ोर पासपोर्ट वाले देशों में शामिल है। पाकिस्तान का पासपोर्ट 103वें नंबर पर है। तो जरा थोड़ा बताते हैं आपको कौन कहां पर है। सिंगापुर नंबर 1 पर है। 195 देशों का वीज़ा, बिना वीज़ा के वहां के लोग जिसके पास ये पासपोर्ट हो वो यात्रा कर सकते हैं। वहीं जापान दूसरे नंबर पर, 193 देशों में वीज़ा नहीं लगता अगर आप जापान का पासपोर्ट आपके पास है। दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड तीसरे नंबर पर आते हैं। 192 देशों में वीज़ा के बिना यात्रा कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड चौथे नंबर पर दिखते हैं। 191 देशों में आपकी एंट्री हो जाएगी अगर आपके पास ये पासपोर्ट है तो। बेल्जियम, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन 190 देशों में फ्री वीज़ा से यात्रा करते हैं, नंबर 5 पर हैं। ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस छठे नंबर पर हैं। और ये रैंकिंग जो है वो तय कैसे, पासपोर्ट की ताकत की कैसे बात होती है। ये रिपोर्ट जो है ये एक लंदन में संस्था है जो हैनले एंड पार्टनर्स, किस आधार पर ये रैंकिंग करती है, कितने देशों में ये करती है, ये सारी बातें इस वक्त आपको दिखाई पड़ रही होंगी। कहाँ का पासपोर्ट कितना ताकतवर। सोमालिया जो है उससे भी पीछे पाकिस्तान है। नीचे की जरा अगर रैंकिंग की अगर हम आपको बात बताएं तो 102 नंबर पर सोमालिया है। वहाँ पर 35 देशों में ही वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप 103 नंबर पर हैं। सिर्फ 33 देशों में आपकी रैंकिंग हो सकती है। भारत की भी रैंकिंग में 5 अंकों की गिरावट आई है। भारत 85वें नंबर पर है और सिर्फ 57 देशों में भारत वीज़ा फ्री यात्रा भारतीय पासपोर्ट पर आप कर सकते हैं।